दोस्तों, कि वो मृत्यु जो कि जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही है, लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में आकर भौतिक सुविधाओं के मोह में पड़ जाता है और मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं जाता है। कभी कभी उसका अपनी चीजों के प्रति इतना ज्यादा मोह होता है कि वो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका भूल कर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ने लगेंगी। तो प्रिय दर्शकों, आखिर मृत व्यक्ति की कौन सी चीजें नहीं पहननी चाहिए, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, एक बार जंगल में एक पेड़ में एक तोता बैठा हुआ था। तभी मैना उसे तोते के पास पहुंचती है। तब तोता कहता है, हे मैना, उससे पहले हमारे चैनल आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिस कहानी को यदि तुमने पूरा सुना तो तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होगी। और आप पहली बार वीडियो से कौन से लोग जान पर खेलकर भी साथ निभाते हैं। दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मरे हुए इंसान की कौन सी चीज पहनने से जीवन तबाह हो जाता है। एक नगर में एक राजा था। फिर मैना कहती है, मंत्री के पुत्र में गहरी मित्रता थी। यदि ये दो ज्ञान की बातें मुझे प्राप्त साथ साथ खाते थे तो आप जल्दी से कहानी शुरू कीजिए। मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूं। घूमने का निश्चय। तो प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। फिर एक दिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकॉन अवश्य दबा लें, घूमने के लिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। नहीं थी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात व्यतीत तोता कहता है, हे प्रिय, तोता कहता है, एक नगर में एक राजा था। उस राजा के पुत्र और उसके मंत्री के पुत्र में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ अंधेरा बढ़ने पर उन्हें वही एक बार दोनों ने साथ साथ घूमने का निश्चय किया। कुछ रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। दृश्य देखा, दोनों बहुत साहसी थे। फिर एक दिन राजा का पुत्र मंत्री के पुत्र को लेकर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए निकल पड़े। करने की आवाज आने वही शाम होते होते वो एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंच गए। पानी से आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं आकर वो लगा। उन्होंने वहीं पर रात व्यतीत करने का निश्चय किया। तोता कहता है, प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। अपने अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर वे एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए के ढेर पर। उन्होंने वही सोने की व्यवस्था की। हुए भोजन की अंधेरा बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज सुनाई देने लगी। बैठे थे। कुछ देर बाद दोनों ने एक विचित्र दृश्य देखा। अब राजा के पुत्र और मंत्री के पुत्र ने तालाब के बीच में पानी में हलचल हुई। जोर जोर से फूंक करने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में वहां एक विशाल सांप अपना फन उठाते हुए पानी से बाहर निकला। दूसरी ओर निकल वहीं किनारे पर आकर वो लगा। उत्सुकता से सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी। उन्होंने पहले उसका उज्जवल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। तोता कहता है, हे प्रिय, के दूर जाते ही वही सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और फुफकारते हुए भोजन की खोज में उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। जिस पेड़ पर दोनों मित्र बैठे थे वही सांप ने दोनों घोड़े को खा गया। अब राजा का पुत्र और मंत्री का पुत्र दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी डस लेगा और मणि को, क्योंकि उन दोनों के घोड़ों को सांप पहले ही खा चुका है। बैठ गया। मगर वो दोनों ऐसा सोच ही रहे थे। सांप लौट कर आया तब तक वो सांप दूसरी ओर निकल गया। जब वहीं वो दोनों उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। फिर सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या फिर घोड़े की लीद है। वही घोड़े की लीद पेड़ के नीचे पड़ी थी। फिर तो मंत्री का पुत्र जल्दी से पेड़ के नीचे उतरा और मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहीं थोड़ी देर बाद जब सांप लौट कर आया और मणि को ढूंढने लगा, जब सांप को मणि नहीं मिली तो वो गुस्से से फन पटकने लगा। वही गुस्से और दुख से उस सांप ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। तोता कहता है, हे प्रिय, सुबह होने पर जब राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से नीचे उतरे तो मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। पुत्र के हाथ में मणि, फिर मणि को धोते ही उससे अपूर्ण प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों उस प्रकाश से तालाब का तल इतना प्रकाशित हो गया। वहीं राजमहल का उस प्रकाश से तालाब के तल में दीवारों से घिरा हुआ एक विराट महल दिखाई देने लगा। भी दिखाई नहीं दिया। वही मंत्री के पुत्र ने राजा के बेटे से कहा, चलो राजकुमार, इस महल में चलते हैं। फूल खिले हुए थे। फिर राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहाँ कोई दैत्य दानव हुआ तो क्या होगा? सारी वस्तुएं, मगर मंत्री का बेटा साहसी था। कोई भी उसने कहा, चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
मानो उस समय फिर दोनों ने तालाब में डुबकी लगाने लगे। सब कहीं और वही मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि घूमते वो उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो पलंग पर उन कुछ ही क्षणों में वो तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। चकित हो गए। वहीं राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दूध के समान दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा देख रहे थे। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। नींद खुली, महल की दीवारें सोने की थी, हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थीं, लेकिन वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। कैसे आ गए? ऐसा लगता था तुम्हें पता नहीं मानो उस समय महल को छोड़ करके सब कहीं और चले गए हो। और तुम्हें देख फिर घूमते घूमते वो दोनों एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर उन दोनों ने एक लड़की को सोते हुए देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। विश्वास वो लड़की अत्यंत सुंदर थी। फिर वो दूध के समान सफेद रंग था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। लोगों को कुछ देर के बाद में उस लड़की की जब नींद खुली तो उसने आंखें मलते हुए राजा के पुत्र और मंत्री पुत्र को देखा। आकर खा जाएगा। तो घबराकर कहने लगी, बात को सुनकर सर्वनाश हो गया। ने कहा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? नहीं आएगा। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर बहुत बड़ा सांप रहता है? वो अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। फिर मंत्री के पुत्र और राजा का पुत्र कहने लगा, तोता कहता है, हम जानते हैं हे प्रिय। तो लड़की कहने लगी वो लड़की कि विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो बिस्तर से उठती हुई बोली, से बचाया है। उस सांप ने मेरे माता पिता, भाई, नौकर, चाकर, सिपाही, सज्जन एवं समस्त लोगों को खा लिया है। केवल उस सांप ने मुझे ही छोड़ा है। और फिर तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वो तुम्हें आकर खा जाएगा। फिर उस लड़की की बात को सुनकर मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। और फिर ऐसा सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और सांप से उसे बचाने के लिए उन्हें बार बार धन्यवाद देने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद में तोता कहता है, अपने देश हे प्रिय, लेकिन फिर वो लड़की हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। तुम चिंता मत कृपया इस महल में अब मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। और उन्हें सब फिर दोनों ने उसे आश्वासन दिया हाथी घोड़े कि वो छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और तुम दोनों फिर वो दोनों भी वहीं पर रहने लगे। यहाँ से लेकर जाएंगे। वही लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, बात को सुनकर स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। गया। फिर कुछ दिनों के बाद राजा के पुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया कार्यक्रम और आराम से उस महल में उस लड़की के साथ में रहने लगा। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया। उसके कुछ दिनों के बाद में राजा के पुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वो शाही ठाठ बाट के साथ जाना चाहता था। फिर मंत्री पुत्र ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारे पिता राजा के पास जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ यहाँ आएंगे और तुम दोनों को राजश्री ठाठ के साथ में यहाँ से लेकर जाएंगे। वही मंत्री पुत्र की बात को सुनकर राजा का पुत्र सहमत हो गया। उस मणि को तोता कहता है, हे प्रिय, जल के अंदर वही तय कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। वही तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी, तो दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे। फिर राजा का पुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना हो जाएगा। और फिर इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री के पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई। एक दिन राजा का और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। तोता कहता है, हे प्रिय, मंत्री पुत्र अपने देश के लिए रवाना हो गया और राजा का पुत्र उस मणि को लेकर अपनी पत्नी के पास उस जल के अंदर चला गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से ना लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश तक पहुंचने में ज्यादा समय लग गया। इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। उधर राजा का पुत्र उस निर्जन महल में अत्यंत अधीर होकर पानी से बाहर के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। तोता कहता है, दृश्य को देखकर एक दिन राजा का पुत्र दोपहर को भोजन करके सो रहा था। तालाब की तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी। तो उसने सोचा कि पानी के बाहर की दुनिया कैसी है, मैंने कभी नहीं देखी है। धीरे धीरे उसका राजकुमार सो रहा है। अब वह उसने सोचा तब तक मैं मणि लेकर ऊपर जाती जल से बाहर रोज और बाहर की दुनिया देखकर राजपूत के जगने से पहले वापस लौट अंतर्गत वो तालाब। फिर उस लड़की ने वैसा ही किया। जैसे ही राजकुमार सो गया, वो लड़की मणि को लेकर और बाहर आ गई। दोनों ने तालाब वहीं पानी से बाहर आकर पानी से बाहर का वातावरण खाने पीने और प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस लड़की को बहुत प्रसन्नता हुई। उस तालाब के फिर तालाब की घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया। सूखी लकड़ियां फिर कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। लड़की भी उसके बाद अपने महल में लौट गई। फिर धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह प्रतिदिन राजा के पुत्र के सोने के बाद जल से बाहर रोज आती थी और अंदर चली जाती थी। वही जीस राज्य की सीमा के अंतर्गत वो तालाब आता था। एक दिन उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ शिकार खेलने के लिए वहां पर आ गया। फिर उन दोनों ने तालाब के पास ही अपना डेरा डाल दिया।
दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। वहीं उस राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उस तालाब के किनारे खड़ा हो गई। एक बुढ़िया वहीं आसपास में सूखी लकड़ियां चुन रही थी और सोचने लगा और उधर वो लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ियों पर आकर बैठी थी। लेकिन उसकी वहीं अचानक जब जल कन्या की नजर उस राजकुमार और उस बुढ़िया पर पड़ी तो वो अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर फिर उसने राहत की सांस ली। इधर वह राजकुमार लड़की की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि उसका रूप उसके मन से नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऐसी रूपवती कन्या राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर तो एक झलक दिखाकर जब वो जल कन्या अदृश्य हो गई तो राजा का पुत्र वहीं पर स्थिर होकर रह गया और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर ये रूपवती लड़की एक बार फिर उसे घोषणा करवाई। लेकिन उसकी ये कामना पूर्ण नहीं हुई। वो पागल सा हो गया और बार बार एक ही बात कह रहा था कि अभी थी। वहीं उस राजकुमार की बात को सुनकर कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा, लेकिन कोई भी सामने राजा का पुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। महाराज वहीं राजा ने राज्य के वैद्य को बुलाया तो उसका बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य राजा का बेटा सिर्फ एक ही रट लगाए हुए राजा की बात सुन अभी थी कहने लगी। फिर तो राजकुमार की एक ही रटना से राजा अत्यंत उदास हो गया। फिर राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी राजा के पुत्र को ठीक कर देगा उसकी बेटी के साथ में राजा के पुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा और आधा राज्य उसे दिया जाएगा। ये भी नहीं पता तोता कहता है, पर महाराज हे प्रिय आपका मुझे लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। आपका बेटा राजा एकदम निराश हो गए। आप केवल फिर एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, तोता कहता है महाराज हे प्रिय मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती। राजा से कहने लगे तो अपने आश्चर्य से कहा तुम कैसे कर सकती हो? पुत्र पागल जब बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य भी उसका इलाज करके ठीक नहीं कर सके। झोपड़ी से फिर राजा की बात सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी और वो मेरे निर्देश का पालन मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हारे बेटे को मैं ठीक कर मानकर अपने से पहले उसे ठीक कर दिया फिर बताऊं। वो बुढ़िया के निर्देश वही राजा कहने लगा कि मेरे पुत्र को ठीक होने में कितना महाराज जब आपका बेटा तो बुढ़िया कहने लगी तो ये भी नहीं बताऊंगा, भूल मत जाना। पर महाराज यदि आपका मुझे सहयोग मिला करूंगी तो आपका बेटा शीघ्र में मेरी आपसे शर्त हो, आप केवल मेरा सहयोग बेटी का विवाह तोता कहता है बेटे किशोर के साथ में होगा। फिर वो बुढ़िया राजा से कहने लगी किशोर नाम का जिस तालाब के किनारे आपका पुत्र पागल हुआ था वहाँ मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दो और झोपड़ी से 100 कदम दूर आपके सिपाही छुप कर रहेंगे और वो मेरे निर्देश का पालन करें। वापस आता था तो वही राजा ने बुढ़िया की बात मानकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो बुढ़िया के निर्देशानुसार कार्य करें। आखिर बुढ़िया कहने लगी लेकिन महाराज जब आपका बेटा ठीक हो जाए वहीं राजा तो आप अपने वचन को भूल मत जाना। मैं तो आपके बेटे से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मेरी आपसे शर्त होगी कि आपकी बेटी का विवाह मेरे बेटे किशोर के साथ में ना बुलाए। वहीं उस बुढ़िया का एक किशोर नाम का बेटा था। वो एकदम से पागल था, बीच बीच में घर से भाग जाता था और वो लंगोट ही धारण करता था और सारे शरीर में राख मल लेता था। वही जब वो घर वापस आता था तो दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल कर नाचता था। जो समय दिया उसकी बात कभी भी किसी को समझ में नहीं आती। उस दिन की घटना आखिरकार ये क्या चाहता है? तोता कहता है हे प्रिय वहीं राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी और 100 कदम की दूरी पर सिपाहियों को रहने की व्यवस्था कर गया। वहीं सिपाहियों को ये भी आदेश दिया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए तब तक तालाब के किनारे किसी को नहीं जाना है। पर बैठ गई। फिर तो बुढ़िया उस तालाब पर नजर रखने लगी। प्रतीक्षा थी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजा का वो सुंदर बेटी अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री के पुत्र का कुछ भी अता पता नहीं उसके पास, क्योंकि जो समय दिया था और वो समय निकल चुका था। इधर उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं पानी में गिर सकती है, लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद में जब राजा का पुत्र सोने के लिए गया पाकर मणि को छुपा तो वो लड़की मणि हाथ में लेकर उस तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद में तालाब के घाट पर बैठ गई। वहीं बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। मिल गई। फिर वो बुढ़िया कहने लगी फिर तो वो सुंदर बेटी सारा पागलपन दूर मैं तुम्हें नहला देती हूँ। वहीं बेटे को ठीक ठाक वहीं उस जल कन्या ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने तो बुढ़िया उसके पास जाकर बैठ गई और मणि को उसके हाथ में देखकर बोली अरे बेटी इस मणि को हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर सकती है, तुम घाट के ऊपर ठीक से रख दो। वही जैसे ही उस लड़की ने उस मणि को घाट के ऊपर रखा
तो बुढ़िया ने मौका पाकर मणि को छुपा लिया और सिपाहियों को इशारा किया तो सिपाहियों ने लड़की को पकड़ लिया और उसे राज दरबार में पेश किया। वहीं लड़की को देखते ही वो राजकुमार कहने लगा, मिल गई, वो तो मिल गई। फिर तो राजकुमार का सारा पागलपन दूर हो गया। वहीं बेटे को ठीक ठाक देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए तो जल कन्या कहने लगी, वो बीत गया था। तालाब के अंदर महल में मेरे पति हैं और मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखूंगी, इसलिए अभी तुम्हारे राजकुमार के साथ में मेरा विवाह संभव नहीं है। वही वह मंत्री पुत्र। फिर तो ऐसा सुनकर राजा उदास हो गया और उसे कोई उपाय नहीं सूझा। फिर राजा ने साल भर तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। उधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था करके उस तालाब के किनारे हाथी, घोड़ा एवं सिपाहियों के साथ पहुंचा और फिर वो तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू ठानकर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि राजा के पुत्र को जो समय दिया था वो बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजा का पुत्र बाहर अवश्य आएगा। उन्हें भी मेरे आने की चिंता होगी क्योंकि बिना मणि के महल के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता था। वही वह मंत्री पुत्र उस राजा के पुत्र के तालाब से बाहर आने का इंतजार करने लगा, परंतु राजा का पुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकली। वही मंत्री के पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई ना कोई घटना घटी है, लेकिन पाताल पूरी तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जानता था सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर उस जल कन्या का 1 वर्ष का दिया हुआ राजा को समय समाप्त होने वाला मंत्री पुत्र नगर। इधर राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। वहीं ब्राह्मण ने हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। राजमहल में शहनाइयां बजने लगी। मंत्री पुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। फिर एक राहगीर से पूछने पर उसने उसे बताया कि एक जल कन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। तोता कहता है, हे प्रिय, वही मंत्री पुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर के वो सारी बातों का पता लगाएगा और ऐसा सोचकर मंत्री पुत्र नगर की ओर चल पड़ा। दरअसल मैं वही उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहीं ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया और भरपेट भोजन कराया। वही विश्राम के बाद मंत्री पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, जंगल में कृपया बताएं, इस नगर में इतनी तैयारी क्यों की जा रही है? लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के निकट के जंगल में एक तालाब है, वहां से एक अपूर्व सुंदर जल कन्या को पकड़कर लाई। कल इस राजकुमार के साथ में उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। वही मंत्री पुत्र कहने लगा कि बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वो पूरा हुआ? तो मैंने कभी नहीं सुना है। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूँ, ऐसा सुनने कृपया मुझे पूरी बात बताइए। वही ब्राह्मण ने मंत्री पुत्र को सारी बात बताते हुए कहा कि एक दिन इस देश का राजा शिकार खेलने को जंगल में गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जल कन्या को पकड़कर किस तरह से उसे ठीक किया, वही किशोर की ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, मगर वो बुढ़िया जब जल कन्या को पकड़कर लाई और उस राजकुमार के सामने पेश किया तो राजकुमार ठीक हो गया। वही मंत्री पुत्र ने पूछा कि बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वो पूरा हुआ? तोता कहता है, हे प्रिय। फिर ऐसा सुनने के बाद में मंत्री पुत्र ने मन ही मन एक योजना बनाई और वो ब्राह्मण से विदा लेकर नगर के बाहर आ गया। फिर किशोर का भेष बनाकर वापस नगर में लौट आया। राजी हो गया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर के बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। देखो बेटा, वही किशोर की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह समझ नहीं सकी कि मंत्री पुत्र किशोर के भेष में आया है और वह बुढ़िया खुश होकर कहने लगी, क्या तुम सांप के सिर की मणि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली? कहने लगा, मेरा बेटा आ गया है। फिर तो बेटा ने मुझे मणि को जैसे ही निकाल जाना तो नकली किशोर के भेष में वो मंत्री पुत्र कहने लगा, नहीं वही ये नहीं होगा, इतनी ये नहीं होगा कि उसका तो बुढ़िया कहने गया ही नहीं, तुम मेरे साथ किशोर को राजा की बेटी के साथ तुम्हारा जिस कमरे में राजकन्या, वही किशोर शादी के लिए राजी हो गया। किशोर को वही बुढ़िया वो मंत्री पुत्र को अपना बेटा किशोर समझकर उससे कहने लगे, कहा, देखो बेटा, घर चलते हैं, मैं एक तालाब से जल कन्या को पकड़कर लाई हूं, क्या तुम देखने चलोगे? तो किशोर कहने लगा, हाँ चलूंगा। पहरेदारों वही आगे बुढ़िया ने कहा, क्या तुम सांप के सिर की मणि देखोगे? तो किशोर कहने लगा, हाँ देखूंगा। फिर तो बुढ़िया ने मणि को जैसे ही निकाला तो नकली किशोर ने उसे लेकर अपने पास रख लिया। वहीं बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वो किशोर को राजमहल में ले गई। वहीं जिस कमरे में राजकन्या थी, उसने उस कमरे में उस किशोर को बैठा दिया। वहीं शाम होने पर उस बुढ़िया ने अपने बेटे किशोर से कहा, चलो घर चलते हैं। तो वो नकली किशोर घर जाने को तैयार नहीं हुआ। वहीं अंत में हार करके बुढ़िया पहरेदारों से उसका ख्याल रखने
करने की कहकर अकेली घर लौट गई। नाचता तोता कहता है, "है प्रिय, फिर वही रात में जब सब सो गए तो मंत्री का पुत्र उस जल कन्या के पास पहुंचा और उसने उसे अपना परिचय दिया। कभी खिड़की से फिर वो जल कन्या रोकर कहने लगी, चाहे जैसे हो मेरा उद्धार करो, मुझे मेरे राजपूत के पास ले चलो। तुम्हारे जैसा शुभ चिंतक और दूसरा मित्र कौन हो सकता है? वही मंत्री पुत्र कहने लगा, तुम चिंता मत करो, इसीलिए तो मैं इस भेष में आया हूँ। अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना, और फिर आज रात को ही हम यहाँ से भाग चलेंगे। वही उसके बाद में नकली किशोर बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने रहे, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, ये तो पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह उछलता कूदता रहेगा, कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। जब तक वो हमें हम लोग सारी रात कब तक जागेंगे? चलो हम सभी लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेना चाहिए। तोता कहता है, वही जिस समय राजा का पुत्र तैयार हुआ, वही मौका देखकर मंत्री पुत्र जल कन्या को अपनी पीठ में बांध करके खिड़की के रास्ते निकलकर भाग गया राजश्री और उस तालाब के किनारे पहुंच गया। और वहीं जब मंत्री का बेटा उस जल कन्या को लेकर के वापस तालाब के अंदर पहुंचा तो राजा का पुत्र से कहा, वह तीनों चीज जल्दी चलो, कीमती थी, अन्यथा इस राज्य का राजा हम तीनों को जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ का राजा इस जल कन्या का विवाह अपने बेटे से करना चाहता है। जल कन्या जब तक वो हमें ढूंढता हुआ इस तालाब तक आए, हम तीनों को यहाँ से अपने राज्य के लिए निकल लेना चाहिए। घोड़े तब उसने वही जिस समय राजा का पुत्र तैयार हुआ उन्हें तो राजा के पुत्र की नजर एक संदूक पर पड़ी। उस राजा के पुत्र ने जब वो संदूक खोलकर देखा तो उसमें 3 चीजें थी, इसी तरह राजश्री वस्त्र, राजश्री आभूषण और हीरो से जड़ा हुआ कड़ा था। फिर तो वह राजा का पुत्र उन तीनों चीजों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह तीनों चीज बहुत ही कीमती थी। इसीलिए वह राजा का पुत्र उस संदूक को अपने साथ लेकर तालाब से बाहर आ गया और फिर राजा का पुत्र मंत्री पुत्र जल कन्या के साथ में तालाब से बाहर निकल करके अपने देश के लिए लौटने लगा। इधर हाथी घोड़े तब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। वहीं पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए वो अपने देश की ओर बढ़ने लगे। लेकिन क्या वह कुशल इसी तरह कई दिन बीत गए तो कोई आबादी उन्हें दिखाई नहीं दे रही। आने वाली भीषण एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। वहीं थके होने के कारण राजा का पुत्र और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। वहीं मंत्री पुत्र पहरा देने के लिए जागता रहा। जिस समय पर मंत्री पुत्र पहरा दे रहा था उसी समय उस पेड़ के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना तो चिड़िया कहने लगी, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजा के पुत्र और उसकी पत्नी को बचाया है, लेकिन क्या वह कुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? यदि कोई तो चिड़ा कहने लगा, मैं तो आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूँ। राजा के पुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजा का पुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। दिनों के बाद तो चिड़िया ने पूछा, अगर कोई राजा के पुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने से रोक दे तो क्या वो बच जाएगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो वो बच जाएगा, गले में अटक जाने लेकिन इससे उसकी होनी नहीं टलेगी, मृत्यु हो जाएगी। यदि यहाँ से बच जाएगा तो राजमहल के सिंह द्वारा से प्रवेश करते समय द्वार के टूटने से इस राजा के पुत्र की मौत हो जाएगी। पुत्र बच जाएगा। तो चिड़िया कहने लगी, उसकी विपत्ति नहीं, यदि कोई सिंह द्वार को पहले ही तोड़ दे तो क्या होगा? तो रात में राजा चिड़ा कहने लगा, सोने के लिए जाएगा तो वो बच जाएगा, बिस्तर सांप उसे डस लेकिन उससे भी होनी नहीं टलेगी, हो जाएगी। और फिर उसके बाद में राजा का पुत्र के बहुत दिनों के बाद देव कन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक दावत देगा। फिर तो राजा के पुत्र की थाली में मछली का जो मनुष्य सांप को मारेगा उसे खाते ही वो गले में अटक जाने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। सफेद पत्थर वहीं चिड़िया कहने लगी, यदि कोई उस सिर को हटा दे तो क्या होगा? इससे बचने तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो राजा का पुत्र बच जाएगा, अगर राजा लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। और फिर यदि यहाँ से बच जाता है तो रात में राजा का पुत्र जब सोने के लिए जाएगा तो बिस्तर सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर चिड़िया कहने लगी, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो क्या होगा? तो चिड़ा कहने लगा, फिर तो राजा का पुत्र बच जाएगा, ध्यान से सुना, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा अगर वह आज ही ये बातें राजा के पुत्र को बता देगा तो स्वयं वो इंसान सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। बाद उन्होंने देखा फिर चिड़िया कहने लगी, तो इससे बचने का फिर उपाय क्या है? तो चिड़ा कहने लगा, अगर राजा के पुत्र अपनी पहली संतान को काट करके उसके खून को यदि मूर्ति से लगा देगा तो वह पत्थर हुआ इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। वहीं इस प्रकार चिड़िया और चिड़ा के बीच का संवाद मंत्री पुत्र सुन रहा था और फिर सुबह हो गई। पर उसने वहीं सूर्य आसमान में चमकने लगा। उसने मन ही मन में मंत्री पुत्र ने उस चिड़ा और चिड़िया की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना था और फिर मंत्री पुत्र ने राजा के पुत्र को कोई बात नहीं बताई।
और फिर उन तीनों ने आगे की यात्रा आरंभ कर दी। और फिर ऐसा वहीं कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। वही राजा का पुत्र हाथी पर बैठने ही वाला महल का सजा कि उस समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। मैं हाथी पर जाऊंगा। ऐसा देख करके राजा के तुम हाथी पर ना बैठो, इस घोड़े पर चढ़ो। पर वो चुप। वही राजपूत थोड़ा नाराज के समय जब राजपूत पर उसने कुछ कहा नहीं। मछली का सिर परोसा गया और उसने मन ही मन में सोचा, पुत्र ने झट से उस आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही मैं अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ पाया। यदि ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या हो जा रहा हूँ। और फिर ऐसा सोच करके राजा के पुत्र ने मंत्री पुत्र से कुछ भी नहीं कहा और चुप रह गया। वही नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत से द्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। ऐसा देख करके राजा के पुत्र का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ, पर वो चुप रहा। और फिर भोजन के समय जब राजपूत की थाली में मछली का सिर परोसा गया, तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया, नीचे छुप गया। वहीं भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजा के पुत्र से कहा, जाने के बाद मैं घर जा रहा हूँ। को उसने देखा, अब मुझे अनुमति दीजिए। नागफन उठाते हुए कमरे तोता में कहता है, हे प्रिय। जैसे ही राजा के पुत्र वही मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजा का पुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में बिल्कुल देर नहीं की। लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया, राजा के पुत्र के पलंग के नीचे छिप गया, क्योंकि वो जानता था आज सांप आएगा और इसको डस लेगा, जिससे राजपूत की मृत्यु हो जाएगी। मुझे उस सर्प से राजा के पुत्र को बचाना है, और इसीलिए वो राजा के पुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। वही राजा का पुत्र और उसकी पत्नी के सो जाने के बाद में मेरा विश्वास आधी रात को उसने देखा जान बचाने कि एक नाग फन उठाते हुए कमरे में आ रहा है। मैंने ये सब किया है। सांप जैसे ही राजा के पुत्र को डसने के लिए तैयार हुआ तो मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जब वो सांप के टुकड़ों को राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। वहीं आवाज सुनकर राजकन्या उठ गई और मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर एकदम से चिल्ला उठी। वही राजा का पुत्र भी जाग गया और पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने के लिए उठाया तो मंत्री पुत्र कहने लगा, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया है। तो राजा का पुत्र कहने लगा, तुम मित्र नहीं हो, तुम गद्दार हो, फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद मैं तुम्हारे आचरण को देख रहा हूँ कि पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही तुम्हारे आचरण में परिवर्तन हो गया है। उसके रक्त से वही राजा के पुत्र का क्रोध देखकर मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांति भाव से कहा, हे मित्र, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तो उसने कहा, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। घुमा फिर वही राजा का पुत्र कहने लगा, इससे कोई लाभ सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो? सच बोलो, तुम्हें बताना किसने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा है? कहता है। तो मंत्री पुत्र कहने लगा, फिर दुखी होकर मंत्री पुत्र ने, मेरे भाग्य ने मेरा मुंह बंद कर रखा है। हुई सारी अगर मैंने सच बता दिया के पुत्र को तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। जैसे जैसे फिर यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा। बताते ही तब मैं वापस जीवित हो सकूंगा। सफेद मूर्ति में बदल गया। वही मंत्री पुत्र की बात सुनकर फिर भी राजा के पुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिरा कर बात मत करो, बाद में इससे कोई लाभ नहीं होगा। एक सुंदर सा पुत्र हुआ। सच क्या है वो उस पुत्र तुम्हें बताना ही होगा। बहुत खुश होता था। तोता कहता है, के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति फिर दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिढ़ा और चिड़िया की सुनी हुई सारी बातें राजा के पुत्र को बताई। पत्नी ने वही मंत्री पुत्र जैसे जैसे बातें बताने लगा वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा, और अंतिम बात बताते ही वो पूरा तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। फिर राजा के पुत्र को बहुत पछतावा हुआ और अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। राजा के तोता कहता है, हे प्रिय, हुए वहीं कुछ दिनों के बाद में राजा के पुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। वो उस पुत्र को देख करके बहुत खुश होता था, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देख करके राजा के पुत्र का हृदय फटने लगता था। बीमार पड़ वही जब पुत्र हो गया तो राजपूत और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि वो मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। वहीं राजा के बेटे ने अपने बेटे की बलि चढ़ाने से पहले मन में विचार किया, फिर तो हमारा पुत्र हमेशा के लिए चला जाएगा, और उसके खून से आज हम खुशियां मना लेते हैं। और खुशियां मनाने के लिए उस राजा के पुत्र ने संदूक में रखे हुए वो राजश्री वस्त्र, राजश्री आभूषण और हीरे जड़ित कड़ा को धारण किया। वही राजा के पुत्र ने जैसे ही संदूक से निकालकर वो तीनों चीजें पहनी, वैसे ही राजा का पुत्र पागल हो गया, बीमार पड़ गया, अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वही किसी तरह से उसकी पत्नी जल कन्या ने राजपुत्र को संभाला तो
उसे अपने मित्र उस मंत्री पुत्र की याद आई और फिर राजा के पुत्र ने मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया और उसके खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाया। वही मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित होता और फिर राजा के पुत्र के बच्चे का कटा हुआ शरीर एवं राजा के पुत्र का मानसिक संतुलन खोया हुआ देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगता है और मंत्री पुत्र कहने लगता है कि मेरे राजा के पुत्र को क्या हो गया जो आज बीमार पड़ गया है। इसे तरह तरह के डरावने सपने आने लगे हैं और ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और इसने मुझे जीवित करने के लिए अपने पुत्र की भी बलि चढ़ा दी है। बीमार पड़ा। वही मंत्री पुत्र से ये सब देखा नहीं गया और वो मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए ये राजा का पुत्र भी ठीक हो जाएगा और राजा के पुत्र का बेटा जिसकी बलि चढ़ाई है वो भी वापस जीवित हो जाएगा। ये काम मेरी पत्नी कर सकती है, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। फिर तो ऐसा सोचकर मंत्री पुत्र राजा के पुत्र और उसके बेटे के कटे शरीर को अपनी पत्नी के पास ले गया और फिर देवी की कृपा से राजा का पुत्र भी ठीक हो गया हमेशा के लिए और उसका बेटा भी तुम्हारा जीवन तबाह होने वही जब देवी ने दर्शन दिए तो कहा तुम्हारा मित्र राजा का पुत्र इसलिए बीमार पड़ा और मानसिक संतुलन खो बैठा क्योंकि ये जो राजश्री वस्त्र, राजश्री आभूषण और हीरे जड़े रत्न पहने हैं वो एक मरे हुए राजकुमार के हैं जो एक संदूक में रखे हुए थे। हमेशा ध्यान रखना, हे प्रिय, जो भी स्त्री पुरुष मरे हुए इंसान की ये तीन चीज पहनता है उसका जीवन तबाह हो जाता है। इसलिए राजपूत ध्यान रखना, आज ही घर जाने के बाद ये तुम्हें ये तीनों चीजें नहीं पहननी है, इन्हें उतार कर दान कर दो, फिर तुम्हारा संकट हमेशा के लिए टल जाएगा और तुम्हारा जीवन तबाह होने से बच जाएगा। से जुड़ जाती है। वही देवी की बात मान करके राजा के पुत्र ने राजश्री वस्त्र, आभूषण और हीरे जड़ित कड़े दान कर दिए और पुत्र को जीवित देखकर राजा का पुत्र और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्यक्ति के कपड़े उसके बाद में सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। व्यक्ति के कपड़े तोता कहता है जिससे उसकी आत्मा को शांति। इस कहानी से तुम्हें कौन सी दो ज्ञान की बातें प्राप्त के गहनों को कभी नहीं मैं विस्तार से बताता हूँ क्योंकि मृत पहली बात कभी भी मरे हुए इंसान की तीन चीज नहीं पहननी चाहिए। वहीं जब नंबर एक के गहने मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए तो उसकी ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है मोक्ष की जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत्यु लोक साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहनों को कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि मृत व्यक्ति का कपड़ों से ज्यादा अपने गहनों से लगाव होता है। वहीं जब मृत व्यक्ति के गहने जब दूसरा कोई पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में न जाकर मृत्यु लोक में अपने परिजनों को ही परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गलाकर उसका कुछ नया आभूषण बनवा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में दान कर देना चाहिए। नंबर 3, कलाई में पहनने वाली वस्तु जैसे कि कोई कड़ा। कभी भी मृत व्यक्ति का कोई भी कड़ा किसी भी इंसान को नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री पुरुष मृत व्यक्ति की कलाई की कोई भी चीज पहनते हैं तो उनको रात में डरावने सपने आते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा जीवन भर उसको परेशान करती है। नंबर 2, इसलिए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को किसी भी मृत व्यक्ति की ये तीन चीजें भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। सेवा में तत्पर तोता कहता है ऐसे लोगों को मित्र बनाना हमेशा। इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त हुई कि ये 4 प्रकार के लोग हमेशा जान पर खेलकर भी साथ निभाते हैं। नंबर 1, लालच से दूर रहने वाले लोग। जो लोग किसी भी चीज के प्रति लालच की भावना नहीं रखते हैं वो किसी को धोखा नहीं दे सकते। ऐसे व्यक्ति से निसंदेह मित्रता की जा सकती है क्योंकि ऐसे लोगों के पास धोखा देने का मूल कारण लोभ नहीं होता है, जैसे कि मंत्री पुत्र ने सच्ची मित्रता निभाई। नंबर 2, निस्वार्थ सहयोग करने वाले लोग। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं ऐसे लोगों को मित्र बनाना हमेशा श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह हर परिस्थिति में आपके साथ हर समय उपस्थित रहते हैं। नंबर 3, संतुलित व सीमित स्वभाव के लोग। ऐसे लोग जो दूसरों के आडंबर से प्रभावित नहीं होते तथा अपने में सीमित और संतुलित स्वभाव के होते हैं। यदि वो कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते हमारे चैनल को अतः ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति से बिना संदेह के मित्रता की जा सकती है जैसे कि वो मंत्री पुत्र था।